Hello everyone, my name is Shreyash and I'm here to talk to you about intellectual property rights with special emphasis on copyrights. So let's begin. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब समझने से पहले प्रॉपर्टी का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रिमिटिव सेंस में हम प्रॉपर्टी जानते हैं उसका मतलब होता है कोई टेंजिबल चीज़, जैसे कि ये पेन जिसको आप छू सकते हैं, पोजेस कर सकते हैं फिजिकली और किसी को दे सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली प्रॉपर्टी का मतलब है कोई ऐसी फिजिकल और टेंजिबल चीज़ जिसको आप ओन और फिजिकली पोजेस कर सकते हैं। पर जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई जिनको प्रॉपर्टी का स्टेटस देना बहुत ज़रूरी हो गया। जैसे कि आपके माइंड से निकले हुए आइडियाज़, उनकी भी कुछ वैल्यू होती है और उनको भी लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कंटेक्स्ट में प्रॉपर्टी का मतलब है इनटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड। मतलब आपके दिमाग से जो आइडियाज़ आए हैं उनको अगर आपने एक्सप्रेस किया है किसी फॉर्म में, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो एक प्रॉपर्टी है और उसको नाम दिया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं आपके, जो लॉ उनको प्रोटेक्शन देता है और उस प्रोटेक्शन से जो आपको राइट्स मिलते हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और लॉ जो ये प्रोटेक्शन आपको ग्रांट करता है वो एक अलग ब्रांच है लॉ का जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। उसमें कई सारे लॉज हैं स्पेसिफिक टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। जो अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पर्पस के बारे में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पर्पस क्या है एक्चुअली। वाई डज लॉ ग्रांट प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन देने का पर्पस ये है कि अगर किसी इंसान ने अपने दिमाग में कोई आइडिया जनरेट किया और वो पब्लिक के लिए बहुत यूज़फुल है या उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन शुड बी रिवॉर्डेड फॉर इट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने एक बहुत अच्छा सॉन्ग कंपोज किया जिसको किसी फिल्म में यूज़ किया गया है और वो फिल्म काफ़ी हिट हो गई और उससे काफ़ी पैसे कमाए गए, तो जो वो टैलेंट है उस म्यूज़िक डायरेक्टर का उसको बिल्कुल रिवॉर्ड करना चाहिए। तो ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो राइट है उस म्यूज़िक डायरेक्टर का, वो लॉ प्रोटेक्ट करता है। और इसका एक दूसरा पर्पस भी है, वो ये है कि इनोवेशन, अगर फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट अगर कोई नई मशीन इन्वेंट करता है जो हमारी ज़िंदगी आसान करता है, तो उसको भी प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसको प्रोटेक्शन ना मिले, उसको उस साइंटिस्ट को ये डिस्कवरी करने के लिए, ये इन्वेंशन करने के लिए उसका ड्यू रिवॉर्ड ना मिले, तो फिर ही वुड हैव नो मोटिवेशन टू इनोवेट फर्दर। तो सोसाइटी में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का फंक्शन है पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट को बैलेंस करते रहना। प्राइवेट इंटरेस्ट, जैसा हमने अभी कहा कि अगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर कोई म्यूज़िक का पीस कंपोज करता है तो उससे जनरेट होने वाला रेवेन्यू, कमर्शियल जो इंटरेस्ट है उसका, वो उसको मिले, ये उसका प्राइवेट इंटरेस्ट है। और जो इनोवेशन है, जो समाज कल्याण की बात है, पब्लिक गुड की बात है, वो उसको भी प्रमोट करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करता है वो बहुत ज़रूरी है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑलवेज ट्राइज टू बैलेंस द प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरेस्ट्स। Moving on, intellectual property rights can be broadly categorized into two branches. One is creative and one is informatory. Creative branch मतलब कोई ऐसा creative work जो किसी ने create किया और उसको उसका protection मिला, उसको उस creative work के ऊपर पूरे rights मिले, तो ये हो गए creative। जैसे कि copyright, ये एक creative IPR है, हम लोग और डिस्कस करेंगे कॉपीराइट्स के बारे में। और दूसरा ब्रांच हो गया आईपीआर का इन्फॉर्मेटरी, जो कि इन्फॉर्मेशन देता है लोगों को बताता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो इस आदमी से रिलेटेड है या इस ग्रुप से, इस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड है, ताकि जनरल पब्लिक को कोई कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जांपल, कोका कोला का जो ब्रांड है, अगर वो कहीं पे छप जाए तो उस चीज़ की वैल्यू अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके मन में एक ट्रस्ट आता है कि ये हाँ कोका कोला है तो ये दिस मस्ट बी रियली गुड, क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन है। तो जहाँ पे म्यूज़िक, आर्टिस्टिक वर्क एक क्रिएटिव टाइप का आईपीआर है, उसी तरह ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे,
वो एक इन्फॉर्मेटरी टाइप का आईपीआर है। अब आईपीआर बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, पर एक ग्लोबल कंटेक्स्ट में आईपीआर को सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन मिला ट्रिप्स अग्रीमेंट द्वारा। ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक अग्रीमेंट है जो 1995 में एंटर किया गया अमंग मैनी कंट्रीज, हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें सारी कंट्रीज़ ने एग्री किया कि हम अपने कंट्री में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बनाएंगे जिस विच विल हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन। कि मतलब इसका पर्पस ये था ट्रिप्स अग्रीमेंट का कि किसी भी कंट्री में आईपीआर का प्रोटेक्शन जो है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से नीचे तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था आईपीआर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपीआर के बारे में। टाइप्स, अब आईपीआर एक्चुअली इज अ वेरी डायनेमिक फील्ड, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, बट broadly and generally there are 5 types of IPR: patents, copyright, trademark, geographical indication and industrial design. Now let us discuss about each of them individually. Let's begin with patents. Patent word का मतलब है out in the open, public, जो for all to see, जिसको हर कोई देख सकता है कभी भी। तो पेटेंट वर्ड का ये मतलब है, और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो दिया जाता है किसी इन्वेंशन के लिए। नाउ इन्वेंशन वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पेटेंट का मतलब समझ में आएगा। इन्वेंशन वर्ड का मतलब है किसी ऐसी चीज़ को क्रिएट करना जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, हम बचपन से सुनते आए हैं साइंस क्लासेस में कि सर्टेन थिंग वॉज डिस्कवर्ड बाई सर्टेन पर्सन, सर्टेन थिंग वॉज इन्वेंटेड बाई सर्टेन पर्सन। तो इन्वेंशन और डिस्कवरी में बेसिक डिफरेंस यही है कि डिस्कवरी उस चीज़ की होती है जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, आपने उसको दुनिया के सामने लाया एज इट इज़, आपने उसमें कुछ अपना माइंड का एप्लीकेशन या स्किल्स का एप्लीकेशन नहीं किया है, वो चीज़ आपको मिली और आपने उसको दुनिया के सामने लाया, तो उसको कहते हैं डिस्कवरी। पर इन्वेंशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिस्कवरी। इन्वेंशन का मतलब है किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोसेस को क्रिएट करना जो कि काफ़ी यूजफुल है ह्यूमैनिटी के लिए, फॉर एनी पर्पस, कमर्शियल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक, कोई भी पर्पस हो। पर पेटेंट इज ओनली कंसर्न्ड विद इंडस्ट्रियल यूज ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट हैज बीन इन्वेंटेड। तो द प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय पेटेंट इज इन द नेचर ऑफ एन एक्सक्लूसिव राइट। अगर आपने पेटेंट अक्वायर कर लिया तो आपके पास एक एक्सक्लूसिव राइट आ गया उस पेटेंट को यूज़ करने का। आप अगर किसी प्रोडक्ट को इन्वेंट करते हैं और आपने उसका पेटेंट अक्वायर कर लिया तो आपके पास राइट है कि उस प्रोडक्ट को सिर्फ आप ही सेल कर सकते हैं, आप ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम इट। अगर कोई बहुत यूजफुल चीज़ आ गई, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी मशीन जो कि फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर, अगर एयर कंडीशनर आपने इन्वेंट किया होता उस समय, और उससे ऑब्वियसली बहुत कंफर्ट वाली चीज़ है वो, और लोग उसको बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, तो जस्ट इमेजिन अगर आपके पास पेटेंट होता है एयर कंडीशनर का, तो यू वुड बी सो रिच। तो दिस इज द प्राइवेट इंटरेस्ट दैट वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर। मूविंग ऑन, पेटेंट के लिए 3 कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। पहला है नॉवेल्टी, दूसरा है इन्वेंटिवनेस और तीसरा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। नॉवेल्टी का मतलब है न्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी वो आपने लाई है सामने, वो पहली बार आई है आप दुनिया के सामने, तो उसी को पेटेंट मिल सकता है। नॉवेल्टी के साथ साथ इन्वेंटिवनेस होना ज़रूरी है। जैसा मैंने अभी इन्वेंशन के बारे में बात किया कि आपने किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोसेस को इन्वेंट किया है जो कि बिल्कुल नया है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो द ओनली कंडीशन दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड नाउ इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आपने अगर किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस को इन्वेंट किया है तो उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पेटेंट का प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस है, जैसे कि क्रूड ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो होता है, अगर वो प्रोसेस आपने इन्वेंट किया है अपने स्किल्स और अपने नॉलेज से, अपने माइंड से, और वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी वो,
और उसको इंडस्ट्रियली अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि क्रूड ऑयल जो कि एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, उसको अगर आप लें और आपने जो प्रोसेस इन्वेंट किया उस प्रोसेस के थ्रू उस क्रूड ऑयल को ले जाया जाए और बाद में रिजल्ट आए पेट्रोल, जो कि फ्यूल है, जो कि आज आप सभी जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वो जो प्रोसेस है उसको इंडस्ट्रियली अप्लाई कर दिया गया, मतलब उस प्रोसेस को यूज़ करके एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई, जो कि जिसकी विच हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस ऑन द इकॉनमी। तो फिर उसको पेटेंट मिल सकता है। पेटेंट जब गवर्नमेंट ग्रांट करती है तो गवर्नमेंट की एक ही कंडीशन होती है कि आप जो है उस प्रोसेस का फुल डिस्क्लोजर कर दें। पेटेंट, जैसे कि मैंने वर्ड का डिस्कशन किया था, उसका मतलब है आउट इन दी ओपन फॉर एवरीवन टू सी। तो पेटेंट तभी दिया जाता है जब आप वो जो प्रोडक्ट और प्रोसेस जो आपने इन्वेंट किया है उसको आप पूरी तरह डिस्क्लोज कर दें कि आप ये फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल का ही एग्जांपल लेते हैं कि क्रूड ऑयल को कैसे कन्वर्ट किया जाए पेट्रोल में। तो आप उसमें बता रहे हैं कि उसमें ये केमिकल यूज़ होता है, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ होता है, ये मशीन यूज़ होती है। वो प्रोसेस पूरा ओपन में होना चाहिए, तभी आपको पेटेंट मिलेगा। और इसका मतलब ये भी है कि पेटेंट प्रोटेक्शन का मतलब यही है कि फॉर 20 ईयर्स, मान लीजिए आज आपने एक प्रोसेस इन्वेंट किया तो, और आज आपने पेटेंट एक्वायर कर लिया, तो आज से 20 साल तक उस प्रोसेस को कोई यूज़ नहीं कर सकता। 20 साल तक आप उस प्रोसेस को पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। तो ये है प्राइवेट इंटरेस्ट, जो आपके दिमाग से निकली हुई चीज़ है और जिसको लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये है पेटेंट्स। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी ने इन्वेंट की और उसको 20 साल तक एक्सक्लूसिव राइट मिल गया उसको यूज़ करने का। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इफ़ दैट थिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट पीपल आर डाइंग इन द एब्सेंस ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, अभी कोविड-19 में जो वैक्सीन्स आई हैं, अगर आपने वैक्सीन को इन्वेंट किया था और आप बोल रहे हैं कि नहीं 20 साल तक तो मैं ही बनाऊंगा, और आप अपने घर में बस दिन में 20 वैक्सीन्स बना पा रहे हैं, तो उससे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो उसके लिए भी लॉ में प्रोविज़न है, वो जिसे जिसे कहते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो कोविड का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर कोविड में किसी ने वैक्सीन इन्वेंट की और एक काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट और एक्सट्रीमली अर्जेंट नीड है सोसाइटी की, पब्लिक एट लार्ज की, तो जो पेटेंट ओनर है उसको कंपेल किया जा सकता है कि वो पेटेंट को यूज़ करने दे गवर्नमेंट को, ताकि पब्लिक बेनिफिट हो सके। तो ये है पेटेंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स अभी हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो है जो लॉ आपको देता है फॉर क्रिएशंस ऑफ योर माइंड। तो ह्यूमन माइंड बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है, उसमें से लिटरेचर है, म्यूज़िक है, आर्ट है, और ऑडियो विजुअल मीन्स से किए गए वर्क्स हैं, जैसे कि फिल्म्स। तो इन सब में भी आपको एक पर्टिकुलर राइट मिलता है, विच वी विल डिस्कस फर्दर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियली, क्योंकि ट्रेडमार्क जो होता है वो आपके पूरे बिजनेस की आइडेंटिटी होती है, गुडविल होती है। ट्रेडमार्क के बिना आपका बिजनेस, अगर आपने अपने ट्रेडमार्क को यूज़ करना बंद कर दिया तो कल इट वुड बी लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, क्योंकि आपने जो भी बिल्ड किया है ओवर द ईयर्स मेहनत कर करके, आपने जो आइडेंटिटी बिल्ड की है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर नाइकी ने इतने सालों तक मेहनत करके अपना ब्रांड इमेज क्रिएट किया है, तो कोई और अगर शूज़ बना के उस पर नाइकी का साइन बना के और नाइकी का ब्रांड लिख के उसको सेल कर रहा है, तो ये नाइकी के लिए ऑब्वियसली अनफेयर है। तो नाइकी को उसके ब्रांड का, उसके ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन देता है ट्रेडमार्क IPR। तो ट्रेडमार्क यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सिंबल, साइंस एंड लोगोज। जैसे नाइकी का वो करेक्ट सिंबल वाला जो साइन है, दैट इज़ वेरी वेरी रिमार्केबल और वेरी डिस्टिंक्टिव। आप देखते ही पहचान जाते हैं कि ये नाइकी है। आपके मन में एक
इमेज आ जाता है कि ये नाइकी है, और आप एसोसिएट करते हैं उसको उसकी क्वालिटी से, उसके ब्रांड इमेज से। तो जो सिंबल्स हैं, जो साइंस हैं, जो लोगोज हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। और ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो साइन सिंबल है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है, यानी कि उसको देखते ही जो नॉर्मल कंज्यूमर है, जो एवरेज कंज्यूमर है, उसके दिमाग में आप ही का आइडेंटिटी आए और किसी और की आइडेंटिटी ना आए। तो ये जो डिस्टिंक्टिवनेस है, जो आपका साइन और सिंबल और लोगो जो आप क्रिएट करता है कंज्यूमर के माइंड में, वो अगर एग्जिस्ट करता है तभी आपको ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन मिलेगा। ट्रेडमार्क का फंक्शन होता है वही डिस्टिंक्टिवनेस, कि आपको अलग रखे वो यूजुअल क्राउड से। फॉर एग्जांपल कोका कोला जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जायंट है। वो इसलिए है क्योंकि कोका कोला का लोगो देखते ही लोग समझते हैं कि ये तो अलग है बाकी सॉफ्ट ड्रिंक से। तो ये जो डिस्टिंक्टिवनेस है, जो डिस्टिंक्ट करता है ये लोगो आपको बाकी लोगों से, आपके जो एट पार हैं, जो सिमिलर बिजनेस करते हैं उन लोगों से, वही है ट्रेडमार्क। उसके बिना आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सिंबल लोगो है वो आपको डिस्टिंक्ट करता है अलग लोगों से। वो अगर आप प्रूव कर दें तो आपको ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मिलेगा। ट्रेडमार्क का पर्पस है डिसेप्शन को अवॉइड करना, डिसेप्शन को प्रिवेंट करना। जैसे कि मैंने कोक का एग्जांपल दिया, तो अगर कोक फैक्ट्री के अलावा कोई अगर कोक से मिलता जुलता ही बेवरेज क्रिएट करता है और उसको कोक का लेबल लगा के सेल करता है, तो ये कोक के लिए अनफेयर है। तो कोका कोला के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये, इसीलिए कोका कोला के जो वो ब्रांड है, जो लोगो है उसका, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि इसके कोका कोला एक्चुअल जो कंपनी है जो उस ट्रेडमार्क को ओन करता है, उसके बिना उसको और कोई यूज़ ना कर पाए। ये है ट्रेडमार्क। और इसमें स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। कंज्यूमर ए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि ये जो है ये एक्चुअल कोक नहीं है, ये कुछ और है। और कंज्यूमर भी उतना नहीं है, कंज्यूमर भी कैन बी इजीली फूल्ड, कैन बी इजीली डिसीव्ड। तो फिर कौन सा स्टैंडर्ड लिया जाए इस बात को जज करने के लिए कि ये ट्रेडमार्क जो है ये डिसीव कर रहा है कि नहीं? तो ये जो स्टैंडर्ड है उसको लिया जाता है अ मैन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस एंड इम्परफेक्ट रिकलेक्शन। ट्रेडमार्क इश्यूज को डिसाइड करने के लिए कोई ऐसा कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं माना जाता है, एवरेज इंटेलिजेंस का माना जाता है कि अगर कोई एवरेज इंटेलिजेंस का मैन इस प्रोडक्ट को देखे तो वो क्या सोचेगा, वो डिसीव होगा कि नहीं होगा। और उस कंज्यूमर की जो रिकलेक्शन पावर है वो इम्परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट रिकलेक्शन, परफेक्ट मेमोरी नहीं होनी चाहिए। तो फिर ट्रेडमार्क के इश्यूज को डिसाइड करने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो है स्टैंडर्ड ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ एन एवरेज इंटेलिजेंस एंड इम्परफेक्ट रिकलेक्शन। अब ट्रेडमार्क जो है दो तरीके के होते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं, एक है TM, एक है R। आपने बहुत जगह देखा होगा कि किसी कंपनी का नाम लिखा है और उसके आगे TM लिखा है, और दूसरी कंपनी का नाम लिखा है उसके आगे R लिखा है। तो ये डिफरेंस ये है कि जो TM है, जिस कंपनी के आगे TM लिखा है, वो उस कंपनी ने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं कराया है, और जिस कंपनी के नाम के आगे R लिखा है उस कंपनी ने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराया है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। हाउएवर लोग फिर भी रजिस्टर कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से आपको सर्टेन बेनिफिट्स मिलती हैं जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने से नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि उस ट्रेडमार्क के रियल ओनर आप ही हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो फंक्शन पहले, वो इंक्वायरी पहले हो चुकी है, तभी आपको ट्रेडमार्क मिला है। तो अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर हैं तो फिर आप कोर्ट में जाएंगे और सीधा आप कहेंगे कि मैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर हूँ और ये गलत हो रहा है, कोई और मेरा ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, तो कोर्ट विल नॉट इंसिस्ट यू टू प्रूव दैट यू आर द ओनर ऑफ दैट ट्रेडमार्क। पर अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो यू हैव टू प्रूव बाई सर्टेन फैक्ट्स कि हाँ यू आर द ओनर एंड दैट दिस डिस्टिंक्ट मार्क बिलोंग्स टू यू। तो ये है बेनिफिट और नॉन बेनिफिट रजिस्ट्रेशन का। मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन कराएं अगर तो सर्टेन बेनिफिट्स आर अटैच्ड टू इट। लेट्स मूव ऑन।
ट्रेडमार्क की ही बात करते हैं तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस आया था। आप सभी को पता है स्टारबक्स कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। स्टारबक्स अपने कॉफ़ी और कॉफ़ी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए तो पॉपुलर है ही, और कप आप जब वहाँ जाते हैं तो कप में आपका नाम गलत लिखने के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है ये। तो एनीवेज स्टारबक्स जो है इसने कई सालों तक मेहनत करके अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर करके अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके अपना एक नाम बनाया है। आप देखते ही पहचान जाते हैं कि ये स्टारबक्स है और ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। तो स्टारबक्स अपना बिजनेस कर रहा था प्रॉपरली। हुआ ये कि सडनली दिल्ली एनसीआर रीजन में एक कैफ़ेज़ का नया चेन इमर्ज किया, नया चेन खुला, जो कि वो भी कॉफ़ी और कॉफ़ी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही सेल करता है, पर उसका लोगो ये है, सरदार बख्श कॉफ़ी एंड कंपनी। 2015 में इस्टेब्लिश हुआ ये। तो आप देख सकते हैं कि स्टारबक्स और इसमें क्या सिमिलैरिटी है। लेट अस गो बैक टू स्टारबक्स। स्टारबक्स का लोगो ये है और सरदार बख्श का लोगो ये है। नाम में भी सिमिलैरिटी है और लोगो में भी सिमिलैरिटी है। तो इस वजह से स्टारबक्स ने एक कंप्लेन फाइल किया, जो केस गया दिल्ली हाई कोर्ट के पास। तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि डिस्टिंक्टिवनेस वाली बात है कि एक कंज्यूमर जो एवरेज इंटेलिजेंस का है और इम्परफेक्ट रिकलेक्शन का है, वो अगर सरदार बख्श के लोगों को देखेगा तो वो क्या सोचेगा। वो the court came to the conclusion that obviously a consumer of average intelligence and imperfect recollection would confuse between the two, would go to Sardar Baksh thinking that it is Starbucks, right? तो ये प्रोटेक्शन था स्टारबक्स के पास, क्योंकि स्टारबक्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये ट्रेडमार्क, जो कि उसने बहुत मेहनत से क्रिएट की है और उसका बेनिफिट कोई और नहीं ले सकता। नाम में भी सिमिलैरिटी है, तो डेफिनेटली ये एक इन्फ्रिंजमेंट है स्टारबक्स के ट्रेडमार्क राइट का। तो एनीवेज ये केस आगे बढ़ा और फिर इसमें ऐसा हुआ कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ सरदार बख्श और स्टारबक्स में। तो अब सरदार बख्श का लोगो ये है, सरदार जी बख्श कॉफ़ी एंड कंपनी। स्टारबक्स अग्रीड दैट दिस डज नॉट इन्फ्रिंज माई ट्रेडमार्क राइट, और ये काफ़ी डिस्टिंक्ट है मेरे बिजनेस से, और लोग सरदार जी बख्श कॉफ़ी एंड कंपनी का लोगो देखेंगे तो वो स्टारबक्स से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दिस वाज अ कॉम्प्रोमाइज दैट वाज रीच्ड। नाउ लेट्स कंटिन्यू। द नेक्स्ट IPR इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स geographical indicator. Unlike other IPRs that we have discussed so far, geographical indicator is a tag, and it is not given to a particular person for some intangible creation of his individual mind, but it is given to a particular region and the people belonging to that region. Geographical indicator एक टैग है जो प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। प्रोडक्ट्स जिनका जोग्राफिकल ओरिजिन किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो। फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी, देयर आर अदर टीज ऑल्सो, बट दार्जिलिंग टी हैज़ अ स्पेसिफिक रेपुटेशन इन द मार्केट, और उस वजह से उसको उसकी एक वैल्यू है मार्केट में। तो अगर कोई टी कहीं और की बनी हुई दार्जिलिंग टी के नाम से सेल कर रहा है, तो वो दार्जिलिंग टी में जो टी कल्टीवेटर्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसीलिए ये जोग्राफिकल इंडिकेटर का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रोटेक्शन है वो उन दार्जिलिंग टी कल्टीवेटर्स को दिया जाता है। तो इसका इफेक्ट ये है कि अगर कहीं और कल्टीवेट की गई टी दार्जिलिंग टी के नाम से सेल की जा रही है, तो दार्जिलिंग में जो रहने वाले टी कल्टीवेटर्स हैं वो एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर टी वॉज नॉट कल्टिवेटेड इन दार्जिलिंग बट इट इज़ बीइंग सोल्ड एज दार्जिलिंग टी। और अगर जोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग है उनके पास, देन उस सेल को कोर्ट कैन इनवैलिडेट कंप्लीटली। जोग्राफिकल इंडिकेटर वाला टैग उन्हीं केसेस में मिलेगा जब जो प्रोडक्ट है उसकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक या रेपुटेशन है जो उस प्लेस से एसोसिएटेड है सोलली। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है शैम्पेन। शैम्पेन एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जो एक स्पार्कलिंग वाइट वाइन है, और शैम्पेन
द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैम्पेन कैन बी ट्रेस बैक टू अ विलेज इन फ्रांस जिसका नाम है शैम्पेन। तो उस रीजन में जो ड्रिंक बनाई जाती है वो वहीं की है। इंडिया में कोई अगर शैम्पेन बनाए तो उसको शैम्पेन के नाम से सेल नहीं कर सकता, उसको ये नहीं कह सकता कि ये फ्रांस की है। तो दिस इज द प्रोटेक्शन गिवन बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। लेट अस डिस्कस वन वेरी इंटरेस्टिंग केस अबाउट ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। जनरली आपको जब आप रसगुल्ला नाम सुनते हैं तो आप उसको वेस्ट बंगाल से एसोसिएट करते हैं, राइट? जो कि सही है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था 2015 में। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के लिए अप्लाई किया था वेस्ट बंगाल ने रसगुल्ला के कंटेक्स्ट में। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट went to the GI authority claiming that we must be granted the geographical indicator for रसगुल्ला because ये जो रसगुल्ला है उसकी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक और रेपुटेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू वेस्ट बंगाल ओनली। ये एक ऐसी डिश है जो वेस्ट बंगाल में ओरिजिनेट की है, तो उसको कोई और जगह, तो कहीं और बनाई हुई ये डिश कोई ये बोल के सेल नहीं कर सकता कि ये वेस्ट बंगाल की है, राइट? हाउएवर उड़ीसा स्टेट में भी एक सिमिलर डिश है जिसका नाम है रसगोला, विच इज़ समवॉट डिफरेंट। तो 2015 में वेस्ट बंगाल ने अप्रोच किया और उसे जीआई टैग मिल गया। 2018 में उड़ीसा ने अप्रोच किया जीआई अथॉरिटी को और उसको भी मिल गया, क्योंकि इन केस ऑफ उड़ीसा द जीआई अथॉरिटी केम टू द कंक्लूजन कि ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है। उड़ीसा वाली डिश भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है, क्योंकि उसमें आर्ग्यू किया गया कि जो हमारी डिश है, उड़ीसा ने आर्ग्यू किया जो हमारी डिश है ये 12th सेंचुरी की है। उड़ीसा में एक टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, बहुत फेमस है, बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उस टेम्पल का। उड़ीसा ने आर्ग्यू किया कि जगन्नाथ टेम्पल में 12th सेंचुरी से इस डिश को सर्व किया जाता है, लॉर्ड जगन्नाथ को। और एक और डिफरेंस है कि रसगुल्ला जो वेस्ट बंगाल की डिश है दैट इज़ वाइट, एंड रसगोला जो उड़ीसा की डिश है दैट इज़ स्लाइटली ब्राउन, और रसगुल्ला फ्रॉम वेस्ट बंगाल इज़ स्वीटर देन रसगोला फ्रॉम उड़ीसा। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों को जीआई टैग मिल गया अपने रिस्पेक्टिव डिशेस के लिए। लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज़ एन आईपीआर जिसका प्रोटेक्शन दिया जाता है एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को जो कि किसी प्रोडक्ट पर है, प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उसको। डिज़ाइन का नेचर है ऑर्नामेंटल, मतलब उसकी एक एस्थेटिक अपील है, वो देखने में आपको अपील करता है, इसीलिए आप उसको ख़रीदते हैं या उसको लाइक करते हैं। तो अगर ऐसा कोई डिज़ाइन है जिसकी एक एस्थेटिक अपील है और जिसकी एक पर्टिकुलर डिमांड है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है लॉ के द्वारा। ये डिज़ाइन 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। कोई फ्लैट सरफेस है, कोई बेडशीट है जिस पे एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो एक 2D इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया। और अगर कोई प्रोडक्ट है फिज़िकल और उसका एक शेप है तो उसको भी वो एक 3D इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया और उसको भी आईपीआर प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। फॉर एग्जांपल आपने पार्कर पेन देखा होगा, पार्कर पेन का जो कैप है, उसका जो क्लिप है, उसके नीचे एक एरो का साइन है, और ये एरो का साइन जो है काफ़ी पॉपुलर है और ये डिस्टिंक्ट करता है पार्कर को अलग पेन से। तो ये एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया। और एक कोक बॉटल है, अगर मैं वो कोक का लोगो उससे हटा दूं और उसका कैप हटा दूं तो और वो बॉटल एम्प्टी यहाँ पे रख दूं तो भी आप उसको पहचान जाएंगे, बहुत लोग आप लोगों में से पहचान जाएंगे कि ये कोक बॉटल है। तो उस डिज़ाइन की एक एस्थेटिक वैल्यू है, तो वो भी एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है जिसको प्रोटेक्शन ग्रांट किया जाता है लॉ के द्वारा। अगर आपने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को रजिस्टर नहीं कराया तो भी दैट कंस्टिट्यूट्स अ कॉपीराइट। अगर आपने रजिस्टर करा लिया तो वो एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया जिसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का प्रोटेक्शन मिल गया। पर अगर आपने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के नाम से रजिस्टर नहीं कराया है तो भी आपको उस पर कॉपीराइट का प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली दिया जाता है, क्योंकि कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करना मैंडेटरी नहीं है। So this was all about intellectual property rights. I'll come back next time with some new topic. Thank you.